अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 5 का एक चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट यूनिट है दी रिवर बैंक। अच्छा, ये लिखा जो है वो केनेथ ग्रैहम ने, और बहुत मशहूर नावल है इनका बच्चों के लिए जो उन्होंने लिखा था, विंड इन द विलोज़ के नाम से। तो ये उसमें से लिया गया है। तकरीबन 100 साल पुरानी कहानी है, जो उन्होंने अपने बेटे को सुनाते थे रात को सोते वक्त। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बनते बनते जो है वो इस तरह से शक्ल में आ गई है, पूरा नावल ही बन गई। अब बाद में पब्लिश हुई तो इतनी मशहूर हुई कि जनाब इसके ऊपर फिल्म भी बनी, कार्टून फिल्म भी बनी इसके ऊपर, और दुनिया में मशहूर बच्चों के लिटरेचर में से एक है ये। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका ये है कि ये कुछ जानवरों की ज़िंदगियों पर है। उसमें टोड है, रैट है, ये मोल है। तो इन लोगों की ज़िंदगी कैसे गुजर रही है एक छोटे से जंगल के अंदर, और वो किस तरह से अपने मसलों को हल करते हैं। तो ये पूरा एक उन्होंने एक नक्शा खींचा है। खुद इनकी अपनी बचपन की ज़िंदगी चूँकि एक रिवर साइड इलाके में गुजरी थी, और वहाँ बोटिंग करना, क्योंकि इनकी वालिदा का जल्दी इंतकाल हो गया था, तो इनके वालिद इनको इनकी दादी के घर भेज दिया था। तो बचपन से इन्होंने अपने चाचा वगैरह के साथ यही सब कुछ किया। तो इस तरह के इलाके इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे, वो सारा अहवाल जो इन्होंने लिखा है, जिस तरह की नक्शा खींचा है इन्होंने कहानी में, तो वो इनके आंखों देखा हाल था, तभी वो इतना खूबसूरती से इस नक्शे को खींच पाए। ठीक है, तो यूं कुछ ख्याली कैरेक्टर्स हैं, बातें करते हुए जानवर हैं कुछ, जिनकी ज़िंदगी को जो है वो रिफ्लेक्ट किया है इन्होंने। और थोड़ी सी पुरानी इंग्लिश है, तो कुछ मुहावरे ऐसे हैं जो कि आजकल इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ये कि हम उसको समझाते चले जाएंगे। और एक छोटा सा टुकड़ा ही लिया है, चूँकि इन्होंने तो पूरी बात इसमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये कि आपको कम से कम ये अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कहानी में किस तरह का माहौल चल रहा था। अब दरिया के किनारे जंगली हयात बहुत होती है, क्योंकि जंग दरिया एक बहता हुआ पानी का सोर्स है, जहाँ से फ्रेश वाटर आपको मिल जाता है पीने का पानी। तो बहुत से जानवर उसके साथ साथ आबाद हो जाते हैं, छोटे बड़े, कि आसानी से उनको पानी मुहैया हो जाता है। The mole had been working very hard all the morning, spring cleaning his little home. मोल क्या होती है? मोल को उर्दू में हम क्या कहते हैं? मोल को हम कहते हैं जी छछूंदर। ठीक है, तो जितने भी जानवर इस तरह के होते हैं, छोटे छोटे जानवर, बल्कि बहुत से बड़े जानवर भी जंगल के, वो क्या करते हैं कि जब बहुत सख्त सर्दी आती है, तो वो अपने बिलों में, अपने घरों में, अपने गारों में छुप जाते हैं, घुस जाते हैं, और जो है वो अपना खाना वाना जमा करके रखते हैं, और सर्दियों को गुजारने के लिए गर्मियों में ही तैयारियां करते रहते हैं। और जब सख्त सर्दी आती है तो अपने घर को बंद करके, ताकि ठंडी हवा से महफूज रहें, सख्त सर्दी से महफूज रहें, और फिर अपना गुजारा उस बंद घर में करते हैं। बहुत से तो ऐसे भी जानवर हैं जो कि पूरी पूरी सर्दियां सो के गुजारते हैं, नहीं पूरा ऐसी ऐसी नींद सो जाते हैं कि फिर वो पूरी सर्दी गुजरने के बाद उठते हैं। हाइबरनेशन कहलाती है। तो बहरहाल ये एक ऐसी कैफियत दिखाई गई है कि जी सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, अब घरों को खोलने का वक्त आ गया है, बाहर का टाइम है, मौसम अच्छा हो गया है, अब जो है वो जानवर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे हैं। तो उसी तरह से ये मोल यानी ये छछूंदर भी जो है वो अपने बिल में कहीं छोटा सा घर जो इनका था, तो उसकी सफाइयों में मसरूफ़ हैं। द मोल हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड। मोल काफ़ी, छछूंदर काफ़ी मेहनत से काम करती रही, या करता रहा, अभी तो बोलना चाहिए मिस्टर मोल है मेरे ख्याल से। ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह से ये काम चल रहा था। स्प्रिंग क्लीनिंग हिज लिटिल होम, यस हिज, वो अपने घर की बाहर के मौसम के हवाले से सफाइयाँ कर रहे थे, क्योंकि सर्दियों में सब कुछ बंद पड़ा था, तो गर्मियाँ आने का वक्त आना शुरू हो गया, तब सफाइयाँ शुरू हो गई। फर्स्ट विद ब्रूम्स, देन विद डस्टर्स, देन ऑन लेडर्स एंड स्टेप्स एंड चेयर्स, विद अ ब्रश एंड अ पेल ऑफ वाइट वॉश। पहले तो उन्होंने झाड़ू इस्तेमाल की, और आमतौर पर ब्रूम कहते हैं डंडे वाली झाड़ू होती है ना, जो खड़े होकर जिससे सफाई की जाती है। हमारे यहाँ तो बैठ के साफ करने वाली झाड़ू होती है, वही ब्रूम कहलाता है। ठीक है, देन विद डस्टर्स, अच्छा पहले फर्श की झाड़ू लगाई, फिर डस्टर्स से डस्टिंग की,
जो डस्टर्स की मदद से फर्नीचर वगैरह साफ़ किया जाता है। देन ऑन लैडर्स एंड स्टेप्स एंड चेयर्स, उसके बाद सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ कुछ कुर्सियाँ इस टाइप की चीज़ें उठा के लेके आए ताकि ऊपर के हिस्से की सफाई की जा सके, दीवारों को ऊपर से छत को ऊपर से साफ़ किया जा सके। और फिर साथ में विद अ ब्रश एंड अ पेल ऑफ वाइट वॉश, साथ में फिर उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, एक ब्रश इस्तेमाल किया और एक बाल्टी थी जो कि वाइट वॉश की बाल्टी थी। वाइट वॉश कहते हैं हमारे यहाँ तो चूने को कहते हैं, यानी ऐसा पेंट जो कि सस्ता होता है और उसको जो है वो पिछले पेंट पे ज़रा बेहतर बेहतर रंग आ जाए, उसका वापस से फ्रेश हो जाए, वो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब चूंकि ज़माना और जदीद होता जा रहा है तो पहले के ज़माने में चूना ज़्यादा इस्तेमाल होता था घरों में पेंट की जगह, अब ज़रा पेंट इस्तेमाल करना सस्ता पड़ने लगा है तो लोग पेंट ही वाइट वॉश के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। तो वाइट वॉश कहेंगे कि हर सीज़न में या हर साल के साल दीवारों पे हल्के फुल्के मैले निशान पड़ जाते हैं तो उनको साफ़ करने के लिए एक हाथ फेर लिया जाता है पेंट का, वो जो पहले पेंट हुआ होता है उसी पेंट का एक हाथ फेर लिया जाता है जो वाइट वॉश हो गया। तो वाइट वॉश का लफ्ज़ वाइट इसलिए निकला कि पुराने ज़माने में चूना होता था, चूने का कलर वाइट होता था, तो जब चूना फेरा जाता था तो दीवारें सफ़ेद हो जाती थी, तो वाइट वॉश इसलिए कहा जाता था इसको। तो एक बाल्टी में वाइट वॉश या चूना भर के वो और ब्रश लेके शुरू हो गया। टिल ही हैड डस्ट इन हिज थ्रोट एंड आइज, उस वक्त तक काम करता रहा जब तक कि उसके गले में जो है और आंखों में जो है वो मिट्टी ना चली गई। एंड स्प्लैशेस ऑफ वाइट वॉश ऑल ओवर हिज ब्लैक फर, और उसके काला जो फर था उसके ऊपर जो है वो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे छींटे जो हैं वो उस चूने के पड़ गए जगह जगह उसकी खाल पे। एंड एन एकिंग बैक एंड वेरी आर्म्स, और एक दर्द करती हुई उसकी कमर और थके हुए हाथ, ये हाल हो गया उसका सफाइयाँ करते करते। ठीक है जी। तो ये जो बाहर आई थी इसकी सफाइयाँ जो है बड़ी मेहनत तलब काम था, पूरा घर शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक साफ करना था, तो उससे जो उसकी कमर भी दुख गई थी, उसके हाथ भी थक गए थे। तो एकिंग कहते हैं दुखती हुई, वेरी कहते हैं थके हुए। स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर अबव एंड इन द अर्थ बिलो एंड अराउंड हिम, और जो बाहर का मौसम था ना वो फैलता चला जा रहा था ऊपर मौजूद हवा में और नीचे, यहाँ तक कि जो नीचे ज़मीन उसके नीचे थी उसमें, और अराउंड हिम और उसके चारों तरफ। अब बाहर का मौसम कैसे फैलता है, सबसे पहले तो सर्दी ख़त्म होता शुरू होती है, ठंड के होने का असर ख़त्म होना शुरू हो जाए तो एक आपको एक प्लेजेंट फीलिंग महसूस होना शुरू होती है, आपका दिल चाहता है आप बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह से बाहर की खुशबू साथ में आती है, तो वो जहाँ जहाँ बाहर फैलती चली जाती है, बाहर का मौसम आता जाता है, वहाँ वहाँ मौसम में खुशबू, ताजगी, फरहत का एहसास होता चला जाता है। पेनिट्रेटिंग इवन हिज डार्क एंड लोली लिटिल हाउस, और उस बाहर के मौसम ने पेनिट्रेट कर दिया था, यानी घुस आया था, वो बाहर का मौसम घुस आया था उसके छोटे से घर में भी। अच्छा, डार्क क्यों होता है मोल, वैसे मोल के घर डार्क क्यों होते हैं, मोल वैसे ही कम दिखती है, छछूंदर को कम दिखता है, तो उनके घर बिल जो होते हैं उनके नीचे ज़मीन के अंदर वो अंधेरे में होते हैं, और उसमें जो है वो हवा भी कम आती है, रोशनी भी कम आती है। अच्छा, लोली का मतलब यहाँ पे क्या है, लोली कहते हैं किसी चीज़ को जो कम कीमत हो, कम दर्जे की हो, थोड़ी सस्ती सी हो, थोड़ी हल्की सी हो। तो चूँकि मोल एक छोटा सा जानवर है और चूहों में भी छोटा है, मतलब चूहे रैट्स वगैरह जो होते हैं वो निस्बतन और थोड़े से बड़े होते हैं और ज़्यादा फुर्तीले होते हैं। छछूंदर बेचारी मासूम सी होती है, छोटी सी होती है, दिखता साफ है नहीं उसको, तो वो हार्मलेस निस्बतन होती है, तो इसलिए उसको लोली यानी थोड़ा नीच सा, घटिया सा, बेचारा सा ऐसा दिखाया। तो यहाँ तक कि बाहर का मौसम उसके छोटे से बेकार से घर तक भी पहुँच गया, यानी उसकी खुशबू, उसके एहसासात, और इवन वो ऊपर से आने वाली आवाज़ें, घर ज़मीन के नीचे था तो ज़मीन के ऊपर जो चहलकदमी शुरू हो गई होगी, भाग दौड़ शुरू हो गई होगी, तो वो आवाज़ें आना शुरू हो गई होंगी, तो वो इसके घर तक भी आना शुरू हो गई। He suddenly flung down his brush on the floor, said, "Brother, oh blow," and also hang string cleaning, and bolted out of the house without even waiting to put on his coat. बिलाखिरकार अचानक उसने फ्लंग डाउन उठा के फेंक दिया, तो क्या चीज़, ब्रश, जिस ब्रश से वो सफाइयाँ कर रहा था उसको उछाल के फेंक दिया ज़मीन पर, और कहने लगा, अरे भाई, अरे यार, बस बस करो, अब बहुत हो गया। और साथ ही उसने कहा, जहन्नुम में जाए, भाड़ में जाए ये स्प्रिंग की क्लीनिंग,
ये बाहर की जो सफाई है ना, ये भाड़ में जाएं। और वो भागता हुआ बोल्टेड आउट ऑफ द हाउस विदाउट इवन वेटिंग टू पुट ऑन हिज कोट। और इस बात का इंतजार किए बगैर कि वो अपना कोट भी पहने, इतना भी इंतजार नहीं किया उसने कि सफाई वफाई करके हाथ पांव गंदे हो रहे थे, तो निशान थे पेंट के पड़े हुए, तो उन सबको देखे बगैर बस वो भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। तो ये क्या कह रहा है जी, हुआ क्या है कि काम करते करते इतना थक गया है और बाहर से आवाजें आ रही होंगी, खेलने की, कूदने की, बच्चों के चीखने चिल्लाने की, एंजॉय करने की। अब वो इधर से आप आवाजें सुन रहे हैं मजे करने की लोगों के, और खुशबुएं आ रही हैं बाहर की, और चहलकदमी की एहसासात हो रहे हैं, और इधर आप सफाइयों में लगे। मैं तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। एक वक्त आता है कि उसने फिर वो अपना ब्रश वगैरह उठा के फेंका और कहा कि अब ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं अपने आप से बात करते हुए। तो हमारे यहाँ यूँ कहा जाता है, अरे यार बस अब बहुत हुआ। ठीक है, तो ये इसके अल्टरनेटिव है, ब्रदर ओ ब्लो, अरे बस बस हो गया, बहुत हो गया। और हैंग स्प्रिंग क्लीनिंग, अरे लटका दो। अब लटकाने का ये हमारे यहाँ लटकाने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे यूज़ करते हैं कि भाड़ में जाए भाई, भाड़ में जाए ये सफाई वफाई का काम। और वो भागता हुआ निकल गया। बोल्टेड का मतलब तेजी से निकल जाना। ठीक है, समथिंग above was calling him and he made for the steep little tunnel. टनल वो सुरंग होती है, जाहिर है अगर ज़मीन के नीचे सुराख का कोई घर बनाएगा तो उस तक जाने के लिए जो रास्ता होगा वो एक सुरंग सा होगा। तो वो स्टीप कहते हैं जो चढ़ाई जिसकी ज़्यादा हो। तो एक चढ़ाई पे चढ़ के एक सुरंग थी, उस पे चलता हुआ तेजी से वो उस रास्ते को निकला, और उसको लगा कि कोई उसको आवाज़ दे रहा है। एक्चुअली कोई आवाज़ दे नहीं रहा था, बल्कि एक अंदर से फीलिंग आती है ना कि यार सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे बुला रहे हैं। तो बुला नहीं रहे होते, लेकिन अंदर से एहसास हो रहा होता है ना कि बस अब वो बुला रहे हैं आपको। तो उसको लगा कि अब मुझे बुलाया जा रहा है, मेरा वक्त आ गया बाहर जाने का। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें कि ये जो जानवर होते हैं ये सर्दियों में अपने घरों को बंद करने के लिए सारे रास्ते भी बंद कर देते हैं। तो अगर ये अपने बिल में जाके बंद हो गए होंगे तो बिल का रास्ता भी उन्होंने मिट्टी विट्टी डाल के बंद कर दिया होगा। तो वापस बाहर निकलने के लिए उसको खोदना भी पड़ेगा। तो अब खोदने के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, और इन सारे ही अल्फाज का मतलब जो है वो है खोदना। मुख्तलिफ अंदाज से इन अल्फाज को इस्तेमाल किया गया ताकि इंटेंसिटी का इजहार हो कि कितनी जल्दी थी, कितनी इसको जल्दी थी बाहर निकलने की। So he scraped and scratched and scrabbled and scrooged, and then he scrooged again and scrabbled and scratched and scrapped, working busily with his little paws and muttering to himself, "Up we go, up we go." तो उसने जो है वो खोदा। अभी सबको मैं खोदने में ही ट्रांसलेट करूँगा। अगर आप डिक्शनरी में भी देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग आपको सबके मिलेंगे। तो ये मुख्तलिफ अंदाज से खोदने का तरीका है। तो इन्होंने खोदा यहाँ तक के, और ये गाता जा रहा था कि अब हम ऊपर जाने वाले हैं, अब हम ऊपर जाने वाले हैं, मज़ा आने वाला है, ऊपर जाने वाले हैं। टिल एट लास्ट पॉप, यहाँ तक कि आखिरकार एक पॉप की सी आवाज़ आई, यानी जब आखिरी जो जगह बच गई थी वो खुल गई, रास्ता खुल गया सामने आने का। हिज स्नाउट केम आउट इनटू द सनलाइट, और उसकी जो थूथनी थी, जो नाक का हिस्सा होता है ना जानवरों की, ख़ास तौर पे जो छछूंदर होती है उसकी जो नाक काफ़ी आगे निकली हुई होती है, तो वो उसकी नाक जो है वो बाहर धूप में निकली। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ रोलिंग इनटू वार्म ग्रास ऑफ अ ग्रेट मेडो। और उसने अपने आप को पाया कि वो कलाबाजियाँ खा रहा था गोल गोल लेट के।